अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। इट्स अवर 8th लेक्चर। ठीक है, कल हमारा क्या था, 7th लेक्चर था और कल हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखा था कि सिस्टम क्या होता है, फिर सिस्टम की टाइप्स हमने देखी थी। सिस्टम की कितनी टाइप्स थी, 3 थी, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में क्या किया था, असल में जब हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, मैटर और एनर्जी को, कि मैटर और एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या कोई एक ट्रांसफ़र हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। ठीक है ना, कल का लेक्चर ये था। फिर क्या था, एक मैंने प्रॉब्लम भी बताई थी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की। ठीक है, एग्जाम्पल थी। ठीक है ना, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, एग्जाम्पल थी 11.5। आई होप कि बेटा वो समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, 8th लेक्चर। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे क्लियर करवाने हैं। उससे पहले कल मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जब हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि हम एक सिलेंडर कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है ना, या फिर क्या है, कोई भी एक कंटेनर। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम करेंगे और इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो हर जगह क्या होगा कि हम एक कंटेनर लेंगे। वो कंटेनर इस तरह से होगा। ठीक है ना, कल भी मैं समझा रही थी कि हम ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसकी वॉल्स और पिस्टन क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और सिर्फ बेस क्या है, कंडक्टर। अब देखो ये क्या है, एक सपोज एक सिलेंडर है। सिलेंडर भी क्या, जस्ट कंटेनर जिसमें एक गैस है और गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में जा रही है इसे पिस्टन कहते हैं। ये पिस्टन इस तरह से होता है कि ये इसकी जो साइड्स हैं, 2 वर्टिकल साइड्स हैं ना इसी कंटेनर की, इन पे ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ये जो पिस्टन है, समझो 2 होल करके दोनों साइड से ना इसको अंदर डाला हुआ है। अब क्या है कि इसको फिक्स भी कर सकते हैं। अगर इसको लूज छोड़ें तो ऊपर नीचे क्या होता है कि इसकी सिलेंडर की दोनों साइड्स पे मूव कर सकता है। इसे कहते हैं पिस्टन। और पिस्टन क्या है, ये भी इंसुलेटर होता है और फ्रिक्शन लेस होता है। फ्रिक्शन लेस क्यों होता है, ये इजीली मूव करता है। कैसे मूव करता है कि हम क्या सपोज करेंगे इसके लिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्स और जो पिस्टन है वो क्या है, कंडक्टर है, और पिस्टन क्या है, वो मूवेबल है और फ्रिक्शन लेस है। कि जब, और इसमें क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं। ठीक है ना, हमारे पास गैस है, ठीक है, जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब जब गैस को हीटअप करते हैं तो गैस की जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं कि सिलेंडर का जो पिस्टन है उस पर प्रेशर, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो क्या है कि अगर तो फिक्सन, ये जो पिस्टन है इसको फिक्स किया हुआ है, पिस्टन अगर फिक्स्ड होगा तो क्या होगा कि ये मूव नहीं कर सकता। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अगर पिस्टन को लूज छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 2 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाह रही थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर क्या है। ठीक है, पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम को देख लेते हैं। यहाँ भी देखो क्या हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये क्या है, पिस्टन है। ठीक है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो क्या है, इंसुलेटर है। पिस्टन भी क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। और लेकिन ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टर है। कंडक्टिंग का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ कहाँ से होगा, बेस से होगा। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये जो पिस्टन कौन सा वाले एरिया जिसपे छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, ये प्रेशर है। ये छोटी छोटी सी पहाड़ की तरह जो बने हुए हैं ना, ट्राइंगल हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ये असल में प्रेशर है। और जिसके ऊपर इस प्रेशर को रखा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर से इसको डार्क कर दिया, ये पिस्टन है। अब पिस्टन क्या होता है, मूवेबल होता है। इसके साथ क्या होता है कि स्क्रू लगा होता है। इसको अगर टाइट कर दो तो ये मूव नहीं कर सकता, फिक्स हो जाएगा। अगर उस स्क्रू को लूज छोड़ दो तो क्या होगा कि अब ये ऊपर नीचे मूव करेगा। या फिर कैसे, प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब क्या किया
कि देखो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, मैं क्या सपोज कर रही हूँ, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्स और पिस्टन क्या हैं, इंसुलेटर हैं, और बेस क्या है, कंडक्टर है। ये जो डेल्टा क्यू लिखा हुआ है ये क्या है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो सिलेंडर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या सपोज करते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1, और फिक्स वॉल्यूम पे, फिक्स वॉल्यूम के इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें सपोज स्क्रू लगा था, उसको मैंने टाइट कर दिया, जब स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया, बंद कर दिया, तो अब कुछ चाहे कुछ भी हम कर लें, अब इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, अब जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम किसी सिस्टम को, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स है, ना वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। जितना इनिशियल हमने फिक्स कर दिया उतना ही फाइनल रहेगा। इसीलिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वॉल्यूम V1, और राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम क्या है, V2, लेकिन V1 और V2 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। तो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। फिर क्या है कि हमें डायग्राम से नजर आ रहा है कि V1 और V2 इक्वल हैं, तो मैंने एक और इक्वेशन लिख दी, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। इट मीन्स जहाँ पे V2 है उसकी जगह भी मैं V रख दूंगी, और जहाँ पे V2 है उसकी जगह भी हम क्या प्लेस करेंगे, V। तो डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा, V माइनस V, और V माइनस V क्या हो जाएगा, 0। और हमें डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि V1 और V2 जब दोनों इक्वल हैं तो डेल्टा V 0 होगा। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या है, फिक्स होता है, तो वॉल्यूम में चेंज आता ही नहीं है। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0। ये डायग्राम से भी नजर आ रहा है, हमने इक्वेशन से भी प्रूफ कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब पिस्टन मूव करता है, ठीक है ना, जब पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो उसको हम डेल्टा Y से शो करेंगे, ठीक है। डेल्टा W क्या है, वर्क डन। अगर पिस्टन मूव करेगा तो हमें वर्क डन मिलेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमें वर्क डन मिलेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं इक्वेशन के थ्रू समझाना चाह रही थी कि डेल्टा W इक्वल है F डॉट डेल्टा Y के। वैसे भी हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, तुमने फर्स्ट ईयर साइंस में भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, कि वर्क डन किसके इक्वल था, F डॉट D के। F क्या है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, और D क्या है, डिस्टेंस के फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई की जा रही हो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको D से शो करते हैं। अब यहाँ इस फॉर्म में जो हम समझ रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर में अगर पिस्टन मूव करेगा तो D की जगह हम रख रहे हैं डेल्टा Y। डेल्टा Y क्यों रख रहे हैं कि जब पिस्टन मूव करता है तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल, तो इसलिए मैंने डेल्टा Y रखा। वैसे हम D भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, D भी रख सकते हैं, इसके लिए F डॉट D भी रख सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस की वजह से मैं डिस्टेंस को यहाँ पे शो कर रही हूँ डेल्टा Y से। अच्छा, फिर क्या है कि हम अब जब इक्वेशन मैंने ड्राइव करवाई थी तुम लोगों को प्रेशर वाली, P इक्वल्स टू 1/3 ρ V स्क्वायर, तो प्रेशर की उस वक्त में एक बेसिक इक्वेशन भी हमने यूज़ की थी। उसी में इक्वेशन को जब हम ड्राइव कर रहे थे कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, F अपॉन A के, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया से जब हम F के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो F किसके इक्वल हो जाएगा, PA के। F किसके इक्वल हो जाएगा, PA के। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो डेल्टा W वाली इक्वेशन है, F डॉट डेल्टा Y, यहाँ पे F की जगह रख देंगे PA, ठीक है। F की जगह रखा PA, डेल्टा Y ऐसे ही रहेगा। अच्छा, A डेल्टा Y, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, PA डेल्टा Y। A क्या है, एरिया, डेल्टा Y क्या है, डिस्टेंस जो कि पिस्टन कवर करेगा, ठीक है। तो A और डेल्टा Y, A और डेल्टा Y का प्रोडक्ट इक्वल होता है डेल्टा V के, ठीक है। यहाँ पे अगर पिस्टन मूव करेगा तो डेल्टा Y मीन्स क्या है, वो हाइट है। डेल्टा Y मीन्स क्या है, हाइट है, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ को और ब्रेथ को जब डेल्टा Y क्या है, हाइट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा V के, ठीक है। तो A डेल्टा Y का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है डेल्टा V वॉल्यूम के। और इस कंडीशन में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा V की जगह हम रख देंगे 0।
तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पी डेल्टा वी। हमने डेल्टा वी की जगह 0 रखा, 0 को जब हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ओके बेटा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम तो पे वर्क डन क्या था, 0। वर्क डन 0 क्यों था, क्योंकि डेल्टा वी 0 था। और डेल्टा वी 0 क्यों था, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल ही नहीं रहा। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0 रख देंगे तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू के, सिंपल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे भी कॉन्सेप्ट हम सेम अप्लाई कर रहे हैं कि हम एक सिलेंडर ले रहे हैं। सिलेंडर की वॉल्स और पिस्टन क्या है, इंसुलेटर हैं, और इसका बेस क्या है, कंडक्टिंग है। कंडक्शन का प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, बेस से हो रहा है। ठीक है, और जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रहने देते हैं और जो पिस्टन है उसको फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, पिस्टन को हम फ्री छोड़ देंगे। अब क्या है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखो मैंने इसी वजह से ये एरो भी शो किए हैं, ये एरो बनाए हैं। एरो क्या शो कर रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो फिर क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है V1 और राइट हैंड साइड पे है इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दूसरा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इट मीन्स हमें वॉल्यूम में चेंज मिल रहा है। जब वॉल्यूम में चेंज मिलेगा तो हमें वर्क डन भी मिलेगा। ठीक है, हम फिर से वर्क डन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेल्टा वी देखो किसके इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V1। यहाँ पे V2 भी हमें मिल रहा है, V1 भी मिल रहा है। ठीक है, हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो इसलिए V2 V2 ही रहेगा, V1 V1 ही रहेगा। और डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ डॉट डेल्टा वाई के। डेल्टा वाई यहाँ पे क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। वो वर्टिकल डिस्टेंस जो क्या है, पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक्स वाई जेड हम किसी से भी शो कर सकते हैं, इसके हम डी भी रख सकते हैं यहाँ पे। और एफ किसके इक्वल है, पी ए के। तो डेल्टा डब्ल्यू वाली इक्वेशन में एफ की जगह रखेंगे पी ए, तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ए डेल्टा वाई, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब ए डेल्टा वाई किसके इक्वल था, डेल्टा वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डेल्टा वी। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन अप्लाई करेंगे और डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसकी जगह हम वो रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। पी क्या है, प्रेशर। डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम। और पी और डेल्टा वी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, वर्क डन के। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाया। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, इससे पहले वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड ये नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए मैंने बनाई थी। ठीक है, ये नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है इस वाली स्लाइड से। ये जो नज़र आ रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो 2 स्लाइड मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी वो नोट्स में नहीं तुम्हें करना। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमने कल देख लिया था। क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। स्टेटमेंट क्या था कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हैं 4 प्रोसेस जो आज हम समझेंगे, एप्लीकेशन है ये इसके। एक है आइसोबैरिक, आइसोकोएरिक, आइसोथर्मल, डायबेटिक। 4 प्रोसेस हैं, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, आइसोबैरिक क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहे। सिस्टम जब प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे काम करेगा तो उसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये पूरा का पूरा वो है जो मैंने तुम्हें समझाया पहले, कांस्टेंट प्रेशर कि कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ क्या करेंगे, हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। और यहाँ भी हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं। पिस्टन और वॉल्स क्या हैं, सिलेंडर की इंसुलेटर हैं, और पिस्टन क्या है, मूवेबल और फ्रिक्शन लेस है। और कंडक्शन का प्रोसेस जो होगा वो होगा बेस के थ्रू।
बेस से ही क्या है सिस्टम में एंटर होगी हीट और वहीं से बाहर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। आइसोबैरिक होता ही क्या है, वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे। पिस्टन को क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। अब क्या है कि जब सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो सिलेंडर में क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन को फ्री किया हुआ है। जब पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस कवर करेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, V1 से चेंज होके क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो हमें वर्क डन मिलेगा। अब इसको इक्वेशन के थ्रू हमें शो करना है, तो इक्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, डेल्टा W इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा वाई। F क्या है, फोर्स, ठीक है। डेल्टा वाई क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस जो पिस्टन कवर कर रहा है, और ये फोर्स क्या है, जो कि प्रेशर, जो कि मॉलिक्यूल्स क्या है पिस्टन पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद F किसके इक्वल होगा, PA के। मैंने पहले भी पीछे जो स्लाइड्स मैंने हाथ से बनाई थी वो तुम लोग को समझाया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम F की जगह रख देंगे PA, और A और डेल्टा वाई का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V। और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा W वाली इक्वेशन में A डेल्टा वाई की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा V। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा W इक्वल्स टू P डेल्टा V। फिर अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि डेल्टा W की जगह रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। डेल्टा W किसके इक्वल है, P डेल्टा V के। अब इस इक्वेशन में डेल्टा Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। डेल्टा U क्या है, डेल्टा U यहाँ पे है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक ग्राफ सा बना हुआ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखो ये है P1 V1 T1, और फिर है इसके बाद P1 V2 T2। ये क्या शो कर रहा है कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये है P1 V1 T1, फिर है P1 V2 T2। क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये तो था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट एप्लीकेशन। अब है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या था, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे। आइसोबैरिक क्या है, वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो ये काम करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं। सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टिंग है, वॉल्स और पिस्टन क्या है, फ्रिक्शन इंसुलेटर है, और इसके साथ साथ जो पिस्टन है फ्रिक्शनलेस और मूवेबल है, ठीक है। अब आइसोबैरिक क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पिस्टन है उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब वो जब फिक्स करेंगे तो वो ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे प्रेशर तो अप्लाई करेंगे, लेकिन पिस्टन को टाइट किया हुआ है, बंद किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है, तो अब पिस्टन अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो इसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो डेल्टा V हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब डेल्टा V जीरो होगा तो डेल्टा W भी ऑटोमेटिकली जीरो होगा। क्यों कि जब वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है और पिस्टन मूव नहीं करेगा तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा, और जब भी डिस्टेंस जीरो होता है तो वॉल्यूम जीरो होता है। वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन में भी तो डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। अब क्या है कि फॉर्मूला वही वाला अप्लाई करेंगे जो आइसोबैरिक में किया था, डेल्टा W इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा वाई। डेल्टा वाई यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन, और डेल्टा वाई यहाँ पे जीरो है। और F के लिए अप्लाई करेंगे PA, तो ये हो जाएगा PA, और डेल्टा वाई की जगह जीरो ही रहेगा। जब जीरो को P और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। फिर अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, क्या है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W की जगह जीरो रखेंगे, और डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा U के। ये क्या शो कर रहा है कि डेल्टा Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा U क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी।
ये शो कर रहा है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, बस उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये जो डायग्राम बनाई है, ग्राफ सा है, ग्राफ में क्या शो किया हुआ है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, P1 से बढ़ के क्या हो गया, P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास P1 V1 T1, फिर है P2 V1 T2, पहले है P1, V1, T1, फिर ऊपर वाला ब्रैकेट है P2, V1, T2। ठीक है, ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके बेटा, हमने क्या देखा, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। अच्छा, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, सेकंड जो एप्लीकेशन है आइसोकोरिक, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। दोनों प्रोसेस में सिलेंडर को रखेंगे कहाँ पे, हीट रेजरवायर पे। ठीक है, दोनों प्रोसेस में सिलेंडर को रखेंगे हीट रेजरवायर। हीट रेजरवायर क्या, सिंपली समझो एक पतीली उठा के तुमने चूल्हे पे रख दी। हीट रेजरवायर क्या, सोर्स ऑफ हीट, जहाँ से सिस्टम को हीट मिल रही है। ठीक है ना, जैसे हमने अब पानी गर्म करना है तो उसको ज़ाहिर है हम कहाँ रखेंगे, हम उसे बर्नर पे रखेंगे ना, तो बर्नर सोर्स है जहाँ से उसे क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो अब आइसोबैरिक में, आइसोकोरिक में, ठीक है, सिस्टम को कहाँ रखते हैं, सिस्टम को रखेंगे हम हीट रेजरवायर पे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, हीट रेजरवायर पे। अब थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। अच्छा, ये ISO, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या है, सेम और कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोबैरिक, बैरिक प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या है, सेम और कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक, कोरिक हम वर्ड यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, आइसोथर्मल, थर्मल क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और आइसो कांस्टेंट और सेम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है सिस्टम को, सिस्टम मीन्स क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिस्टम मीन्स क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर को कहाँ रखेंगे, हीट रेजरवायर। हीट रेजरवायर क्या, हीट सोर्स ऑफ हीट, जहाँ से सिस्टम को हीट मिल रही है। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो सिलेंडर है उसकी वॉल्स और पिस्टन क्या है, दोनों इंसुलेटर हैं। पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल है। और कंडक्शन का प्रोसेस जो होगा वो बेस के थ्रू होगा। ठीक है, बेस के थ्रू हो रहा है। अब क्या करेंगे कि सिस्टम को रखेंगे हीट रेजरवायर पे और प्रेशर को प्रेशर कह रही हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे क्या चीज़, हीट। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब सिस्टम को सप्लाई करेंगे हीट, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब गैस को मिलेगी हीट। ठीक है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे और उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। फर्स्ट टाइम उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। और यहाँ भी क्या करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी पिस्टन को फ्री कर देते हैं। पिस्टन फ्री होता है, गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब पिस्टन एक दफ़ा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पहली दफ़ा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, लेकिन अब क्या है कि सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहा है, यूज़ कर लेगा। तो जब यूज़ करेगा और वो पिस्टन मूव कर जाएगा तो उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब आइसोकोरिक में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। एक वक्त में हम एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होते। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होंगे। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एक दफ़ा जब वॉल्यूम एनर्जी इंक्रीज हो और एनर्जी वो यूज़ हो जाए, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो और यूज़ होने का मतलब क्या है कि उसने पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी यूज़ हो गई और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में डेल्टा यू जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि माइनस की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो डेल्टा यू क्या है, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। होना तो क्या चाहिए था, इंटरनल एनर्जी मुसलसल बढ़ती जाती, लेकिन इंटरनल एनर्जी मुसलसल बढ़ती नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाएगी, एक दफ़ा जब इंटरनल एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। जब उसका सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके बाद इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो डेल्टा यू यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, एक स्टेप अब यहाँ पे बल्कि दो स्टेप लिखोगे तुम लोग, ठीक है, वो मिसिंग है। कैसे कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा यू की जगह जीरो रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, जीरो को हटा देंगे। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू क्या शो कर रहा है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उससे हमें सिर्फ वर्क डन मिलता है, इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ज़ीरो होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उससे सिर्फ हमें एक चीज़ मिलती है, वो इंक्रीज इन वर्क डन, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अच्छा, अब ये है ग्राफ। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जहां पे लिखा है पॉइंट ए वो क्या है, P1 V1 T1, और जो पॉइंट बी है वो है P2 V2 T1। दोनों पे T1 है, पहले वाले में ए पे है P1 V1 T1 और पॉइंट बी पे है P2 V2 T1। ये क्या शो कर रहा है कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, डिग्रीज वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है, सॉरी प्रेशर नहीं, चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, वो डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास अडायबिटिक, ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास या डायबिटिक प्रोसेस। अडायबिटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इन विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ठीक है। हीट ना तो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम से बाहर जा सकती है, उसे हम कहते हैं अडायबिटिक प्रोसेस। लिखा हुआ है ये, द प्रोसेस इन विच नो हीट flows into or out of the system is called an adiabatic process। कॉन्सेप्ट सेम होगा यहाँ पे कि हम क्या सपोज करेंगे, एक सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर में है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटर है, पिस्टन भी इंसुलेटर है, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल भी है फ्रिक्शन, और बेस जो है वो कंडक्टिंग बेस है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि पहले तीनों एप्लीकेशन जो थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, तीनों में जो सिलेंडर है उसको रखते हैं हीट रेजर्वायर। हीट रेजर्वायर क्या है, जहां से सिस्टम को हीट मिलेगी। लेकिन एडायबिटिक प्रोसेस में सिस्टम को रखते हैं इंसुलेटर में। सिस्टम को किस पे रखेंगे, इंसुलेटर पे। अब सिस्टम को हीट रेजर्वायर पे हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि सिस्टम में ना तो हीट एंटर होगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी। अगर इसको हम हीट रेजर्वायर पे रखें, यानी हीट सोर्स पे हम रख दें, फिर तो इसको हीट मिल जाएगी, क्योंकि इसका कंडक्टर तो क्या है, बेस क्या है, कंडक्टर है इसका, ठीक है ना, कंडक्टिंग बेस है इसका। तो इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से कि ये अडायबिटिक सिस्टम है, इसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है ना ही बाहर जा सकती है, क्योंकि इसका जो पिस्टन है वो भी क्या है, इंसुलेटर है। अब सिस्टम यहाँ पे जो सिलेंडर है उसको रखेंगे किस पे, हीट रेजर्वायर पे नहीं रखेंगे, इंसुलेटर पे रख दिया, जहाँ से इसको इंसुलेटर से तो इसको हीट ही नहीं मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि पहले से गर्म गैस लेके इसमें डाल देते हैं और पिस्टन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब गर्म गैस डालेंगे, पिस्टन को हमने इसका ढकना लगा दिया, लेकिन पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, पहले से गैस तो गर्म है, गैस क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगी, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगी और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम को हम हीट नहीं दे रहे। जब हीट नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा क्यू ज़ीरो है। डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो है।
लेकिन सिस्टम एक दफ़ा जब अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर लेगा, ठीक है ना, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो। हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू ज़ीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ पे डेल्टा क्यू है उसकी जगह ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और डेल्टा यू को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। डेल्टा यू इस साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या है, प्लस में, और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ये क्या शो कर रहा है कि हीट कहीं से नहीं मिल रही और उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि आज के लेक्चर में मैंने और भी स्लाइड डाली हुई है, इसलिए डाली हुई है ताकि तुम लोग उतार लो। अब मैं समझाऊंगी मंडे को, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अब हम मंडे को करेंगे और मंडे को हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मंडे को हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और एंट्रोपी एक छोटा सा टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है यहाँ पे इस स्लाइड पे खत्म हो गया और इससे रिलेटेड हमारे पास हैं दो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8। अब क्या करो, रजिस्टर, पेन पेंसिल पकड़ो, जो मैं कह रही हूँ डेटा बनाओ और सॉल्व अब तुम्हें खुद से करना है, डेटा भी खुद से बनाना है, ठीक है। बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स हैं। अब सारा मैं सोल्यूशन नहीं दे सकती प्रॉब्लम का, अगर मैं सारा सोल्यूशन दूंगी ना फिर तो तुम्हें पकी पकाई खीर मिलेगी, तुम लोग खुद क्या करोगे, खुद कुछ भी नहीं करोगे। अब ऐसा होगा, कुछ मैं सोल्यूशन दूंगी, कुछ मैं समझाऊंगी और कुछ मैं इसी तरह से जैसे अभी बता रही हूँ ऐसे करवाऊंगी, तुम खुद से करोगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 हम करेंगे। इससे पहले देखो क्वेश्चन में अगर होगा हीट तो इसके लिए हम डेल्टा क्यू यूज़ करेंगे हीट के लिए, अगर है वर्क डन तो वर्क डन के लिए डेल्टा डब्ल्यू यूज़ करेंगे और अगर है इंटरनल एनर्जी तो इसके लिए यूज़ करेंगे डेल्टा यू, ठीक है। डेल्टा क्यू हीट के लिए, वर्क डन के लिए डेल्टा डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा यू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पेन पेंसिल पकड़ो, रजिस्टर खोलो, फेयर रजिस्टर लिखो P-7, P-7 मतलब प्रॉब्लम 7। अगर एग्जाम्पल होगी तो लिखोगे कैपिटल ई डैश, जो भी एग्जाम्पल का नंबर होगा, ठीक है। ये है प्रॉब्लम, तो लिखो P-7, डेटा की हेडिंग लगाओ, उसके बाद लिखना शुरू करो। क्वेश्चन में कहते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ, ठीक है। इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम and at the same time 150 joule of work is done by the system. What is the increase in internal energy of the system? अब इसमें कहते हैं in a certain process 400 joules of heat, ये क्या है, हीट है। 400 जूल्स क्या है, हीट है। और हीट को मैंने क्या कहा था, किससे शो करना है, डेल्टा क्यू से। इट मीन्स डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या है, 400 जूल्स। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 400 जूल्स। फिर आगे कहते हैं इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट द सेम टाइम 150 जूल्स ऑफ वर्क, 150 जूल्स ऑफ वर्क। वर्क को हम किससे शो करेंगे, वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू। इट मीन्स ये जो 150 है ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू। फिर कहते हैं व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग लगाओ, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू की जगह वैल्यू रखो, डेल्टा डब्ल्यू की जगह डेल्टा डब्ल्यू की रखो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो तो डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा। ये थी प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, अब इसके सोल्यूशन के लिए 2-3 लाइनें, खाली 2-3 लाइनें छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो P-8, P-8, ठीक है। P-8 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अगर हीट होगा तो किससे शो करेंगे, डेल्टा क्यू से। अगर वर्क डन होगा तो किससे शो करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू से। अगर इंटरनल एनर्जी है तो किससे शो करेंगे, डेल्टा यू से। अब मैं बताऊंगी नहीं कि डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है और डेल्टा यू क्या है, ये खुद से देखो, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी of 400 joules, there is an increase of internal energy of 400 joules when 800 joules of work, 800 joules of work is done by the system. What is the amount of heat supplied, what is the amount of heat supplied during this process, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
बुक्स खोल के जब भी मैं पढ़ाया करूँ, ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ बुक्स अपने सामने रखा करो, ठीक है। अभी जो मैंने समझाई ये थी प्रॉब्लम 7 और 8। इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट के लिए डेल्टा क्यू यूज़ करेंगे, इंटरनल एनर्जी के लिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा यू, वर्क डन के लिए यूज़ करेंगे डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में यही 3 चीज़ें हैं, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, इट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहाँ तक था। अब इसको अच्छी तरह से देखना और क्या करना, उतार तो लिया होगा क्योंकि मैंने ये कल ही दे दिया था, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ो, सुनो, पढ़ो, फिर इसको याद करो। जब सुनोगे ना, गौर से सुनना, तो तुम साथ साथ इसको रिपीट भी करो तो तुम्हें चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। आज के आज ही याद करना। कैसे याद करना है कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि 5 बजे बैठना है और फिज़िक्स का याद करना शुरू कर देना है। थ्योरी अब मैं कोशिश करूंगी कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी दूँ और वो उतार लिया करो। तुम उतारो, चाहे किसी से भी उतार लो, तुम्हारे सामने नज़र आ रहा है ना, खुद उतारोगे उसका फ़ायदा है। एक तो तुम नो हाउ हो जाएगी तुम्हें थ्योरी से, फिर तुम्हें समझ भी आएगा, थोड़ा बहुत तो जहन में रहेगा, हाँ मैंने ये उतारा था, मिस ये समझा रही हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है। घर में बैठे हो, कॉलेज आने जाने का टाइम भी बच रहा है, थकन भी नहीं हो रही, 9 बजे तुम्हारी क्लास शुरू होती है, वरना कॉलेज तो 8-10 पे शुरू होता था, तुम्हें पहुंचना जल्दी होता था, है ना। तो तुम्हें 1 घंटा तो मिल रहा है ना। तो कोशिश करो कि पढ़ाई को पूरा टाइम दो, जो टाइम पढ़ाई का बनता है उसको पूरा टाइम दो। घर पे रह के ये नहीं कि लेज़ी बस वो आसानियाँ फील कर रहे हो। कॉलेज जो है मुझे लगता है 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह खुल ही जाएंगे। ऐसा ना हो कॉलेज आओ और तुम्हें कुछ भी ना आता हो, हम तो पढ़ा रहे हैं और तुम आओ तो कुछ भी नहीं आता हो, फिर तुम्हारे लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी, हमारे लिए भी मुश्किलें ज़ाहिर हो तो जाएंगी ना। अब तुम प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रहे हो, मजाक तो नहीं ना, डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो मेहनत भी तो डॉक्टर इंजीनियर वाली करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब ऐसा करो कि इसको अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना और याद रखना। अब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी का, ठीक है। फिर इसके बाद एक टॉपिक सिर्फ रह जाएगा कार्नोट एंजन। जब ये पूरा चैप्टर का कार्नोट एंजन हो जाएगा तो कार्नोट एंजन का भी मैं टेस्ट लूँगी। इसके बाद पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, उस चैप्टर में थ्योरी भी होगी, प्रॉब्लम्स भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगी और उसके साथ साथ रीजंस भी होंगी, एमसीक्यूज़ भी होंगे, पूरा टेस्ट होगा, ठीक है ना। और कोशिश किया करो टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया करो। चलो मंडे को अब मिलेंगे, मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।